सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग इन अ स्केलर फील्ड, जिसमें हमारे पास जो फील्ड था दैट वाज न्यूट्रल एंड स्पिनलेस पार्टिकल। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सिमेट्री ब्रेक करने की बात की थी। सो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर जनरल जनरल इंटरेक्शन की बात भी करते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हमने ब्रेक किया था, जहाँ पे हमने एक ग्राउंड स्टेट चूज की थी, दूसरी को निगलेक्ट कर दिया था। सो जैसे ही हमने एक ग्राउंड स्टेट चूज की थी तो हमारे पास सिमेट्री जो है ब्रेक हो गई थी। तो हमारे पास जो मास टाइम राइज होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो ऐसी चीजें हमने वहां पे देखी हैं। सो ये वाला पार्ट हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। सो हमारे पास पार्टिकल का जो मास है, गेज फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग जो मास आ गया था दैट वाज गिवन बाय दिस वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। सो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं U1 गेज सिमेट्री। सो लोकल गेज, सबसे पहले ग्लोबल गेज सिमेट्री की बात करेंगे। सो ग्लोबल गेज सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो हमारे पास U1 थ्योरी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सिमेट्री जो है, ग्लोबल सिमेट्री है, उसको हम ब्रेक करने की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल का मास। सो इन द एग्जांपल वी कंसिडर्ड इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैड ओनली टू ग्राउंड स्टेट। तो तब तक हमने ओनली ग्राउंड स्टेट दो ही कंसिडर की थी, आइदर इट वाज प्लस न्यू और माइनस न्यू। सो फिजिकल एग्जांपल ऑफ ए टू ग्राउंड स्टेट इज बकलिंग ऑफ द थिन स्ट्रिप। जो थिन स्ट्रिप को जब बकल किया जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो ये लिटरेचर आप खुद पढ़ लेना बेटा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे डील करेंगे। हम यहाँ पे एक सिंपल स्केलर फील्ड की बजाय हम कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड ले लेते हैं। सिमिलर सा फील्ड है लेकिन यहाँ पे हम कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड ले लेते हैं, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड है। रियल कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो दोनों हम यहाँ पे यूज करेंगे। φ1 एंड φ2 के कॉरस्पॉन्डिंग अंडर द रूट टू यहाँ पे हमेशा ही रहेगा। सो Lagrangian डेंसिटी फॉर द केस ऑफ ए कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड क्या आएगा, सेम फंडा पे, सेम फंडा वहाँ जैसे वहां पे फॉलो अप हो रहा था, सेम फंडा यहाँ पे फॉलो अप होगा। सिर्फ अंडर रूट टू की वजह से आपको कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह देखने मिलेंगे। जब जहाँ पे पहले वन हाफ लिखा हुआ था, वन हाफ नहीं लिखा आएगा। सेम थिंग यहाँ पे आपको अप्लाई होती हुई मिलेगी। जहाँ पे 1/4 लिखा हुआ था, यहाँ पे वन हाफ लिखा हुआ था, ये चीजें आप यहाँ पे नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट टू फैक्टर। सो अंडर द ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि जैसे ही हमारा गेज फील्ड जो है, अगर अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रहेगी। स्मॉल रोटेशन की बात करते हैं, फाइनाइट रोटेशन की बात कर सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर रहेगा दैट विल बी ई रिस्क बाई उल्टा अल्फा। तो अभी यहाँ पे दो तरह के फैक्टर आ जाएंगे, अल्फा मे बी डिपेंडेंट ऑन एक्स और अल्फा मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो दो तरह की केसेस हो जाएंगे। अगर एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो ग्लोबल गेज बोला जाएगा, अगर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो लोकल गेज हम इसको मान के चलेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगी, आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो हमने सेकंड यूनिट में इसके रिगार्डिंग बात की हुई है। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो गेज फील्ड है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू स्केलर, जो स्केलर फील्ड है, सॉरी कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो लैग्रांजियन डेंसिटी है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए। तो इनवेरियंस कैसे रहेगी, हम उसको क्या करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो डेरिवेटिव है उसको भी चेक करेंगे। अगर डेरिवेटिव भी सिमिलरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है देन हम उसको बोलेंगे कि ये हमारी जो लैग्रांजियन डेंसिटी है दैट इज इनवेरिएंट। तो लैग्रांजियन डेंसिटी इनवेरिएंट कैसे रहेगी, अगर हमारा जो वे डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द वेव gauge field। ठीक है, so since the equation is U1 local global gauge transformation, the Lagrangian density is symmetric under U1 global gauge transformation. In other words, U1 global gauge symmetry is the symmetry of the Lagrangian, and this U1 global gauge symmetry would be spontaneously broken। तो हम U1 gauge symmetry को हम यहाँ पे प्रूव करने की बात करेंगे। सो हम सिमिलर फंडा यहाँ वहां पे जैसे अप्लाई किया था कि लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो अदरवाइज हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो मिनिमम आएगा ही नहीं। तो ठीक है, तो हमारे पास ये सिमिलरली यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, म्यू स्केयर ग्रेटर देन जीरो बनेगा, म्यू स्केयर लेस देन जीरो बनेगा। बाकी सारा पार्ट सिमिलर सही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फाइव इज इक्वल टू जीरो की टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। वहां पे हमें पता चलेगा कि ये वाला हमारा सिमेट्री रिटेन नहीं कर रहा है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिनिमा है वो ओनली ग्राउंड स्टेट आ रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट सिमेट्री ब्रेक नहीं हो रही है, तो हमें फाइव इज इक्वल टू जीरो वाली टर्म कंसिडर नहीं करनी है। मतलब म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। ओनली हमारे पास क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर जो लेस देन जीरो वाला केस हम यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे।
ठीक है। सो डील विद द म्यू स्क्वायर लेस देन जीरो, वी रीराइट द Lagrangian डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द स्केलर फील्ड्स phi 1 एंड phi 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Lagrangian डेंसिटी को रीफॉर्मुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड phi 1 एंड phi 2, जो मैंने पहले Lagrangian डेंसिटी वगैरह लिखते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो पहले क्या होता था, सिंगल कंपोनेंट लिखते थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, phi 1 के लिए अलग से अलग लिखा जाएगा। तो जैसे पहले लिखते थे अब यहाँ पे वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन दो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए लिखा जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए भी लिख लिख रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सेकंड कंपोनेंट के लिए भी इसको लिखेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास जो सोल्यूशन है इस ऐसे ही आएगा। ठीक है। तो बाकी जड़े हमारे पास जो पैरामीटर है phi 1 स्केयर था, तो यहाँ पे phi 2 स्केयर भी आएगा। ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग phi 1 4 है, तो phi 2 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे पैरामीटराइजेशन रहेगी। बाकी सारा पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे इन्वॉल्व रहेगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट जो रहेगा दैट विल बी गिवन बाय दिस थिंग। तो हमारी वी ऑफ आई है, इसका यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकाल ले, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ हमने खेलना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का उसका मिनिमा वगैरह फाइंड आउट करना है। तो मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक phi 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक हमारे पास phi 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दोनों की हम यहाँ पे जीरो पुट करके उसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे phi 1 phi 2 की, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करेंगे वेदर इट गिव्स में मिनिमा और मैक्सिमा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली चेक कीजिए। तो इनको दोनों को डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको जीरो पुट कीजिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, phi 1 विल बी इक्वल टू जीरो एंड phi 2 विल बी इक्वल टू जीरो, और ये वाला पार्ट जो है इसको जीरो किया जाएगा। तो तीन कंडीशन हो गई, phi 1 0, phi 2 0 एंड phi 1 स्केयर प्लस phi 2 स्केयर इज इक्वल टू न्यू स्केयर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये माइनस म्यू स्केयर बाय लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला लिखा है। तो ये वाला इसको जीरो जीरो पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये वाला जो सी वाला पार्ट है आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू दोनों आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, म्यू स्केयर प्लस 3 लैम्डा इंटू फाइव स्केयर। अगर फाइव को जीरो पुट करोगे, ठीक है, phi 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो पुट करोगे तो अल्टीमेटली म्यू स्क्वायर बचेगा, एंड म्यू स्क्वायर हमने मान के चले हैं नेगेटिव, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये बन जाएगा मैक्सिमा विच इज नॉट डिजायरेबल। तो इसकी वजह से हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली कंसिडर किसको करेंगे, phi 1 स्क्वायर प्लस phi 2 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर। जो हमने पहले फंडा से कंसिडर किया था सिमिलर सा फंडा हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पहले हमारे पास क्या कैसी कर्व आती थी, पहले हमारे पास ऐसी करवा रही थी। ठीक है, हमारे पास जो ग्राउंड सीट आ रही थी वो यहाँ पे ऐसे आ रही थी, दो ग्राउंड सीट थी, एक माइनस न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, एक प्लस न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस इज इक्वल टू आर स्क्र की इक्वेशन होती है, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है। सिमिलर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, वेयर इट इज रिटन एज phi 1 स्क्र प्लस phi 2 स्क्र इज इक्वल टू न्यू स्क्र के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। न्यू की वैल्यू क्या है, म्यू स्क्वायर इज गिवन बाय माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड जो रेडियस रहेगा दैट विल बी गिवन बाय न्यू। तो न्यू की वैल्यू हम कोई भी चूज कर सकते हैं ऑन दिस सर्कल। तो पहले हमारे पास सिर्फ दो ही ग्राउंड स्टेट अवेलेबल थी, अब हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट्स अवेलेबल है, जिनमें से हम कोई भी ग्राउंड स्टेट यहाँ पे ऑन दिस सर्कल सब मिनिमा को कॉरस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज अ सर्कल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे। जैसे ही हम पॉइंट चूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियसली सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। तो मान के चलिए कि हम सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है, मैं ये वाला पोर्शन कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट कंसिडर करने की बात करता हूँ, दैट इज गिवन बाय न्यू एंड जीरो। या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं एक्सट्रीम केस में जीरो एंड न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज दीज आर दी टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स phi 1 एंड phi 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। चाहे न्यू जीरो कर लीजिए चाहे जीरो न्यू कर लीजिए, तो आपके पास सिमिलर से रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जब वैल्यू चूज कर लेंगे तो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो म्यू स्क्वायर हमेशा नेगेटिव है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या माइनस आगे लगा दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इट विल कॉरस्पॉन्ड टू ए मिनिमम, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस ये बन गया। तो सिंस द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैज कम आउट टू बी पॉजिटिव, वी विल कॉल दिस सर्कल एज द सर्कल ऑफ मिनिमा। तो ये मिनिमम का सर्कल है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा का सर्कल है। The circle of minima have been plotted and in the previous section of discrete symmetry we had only two states। तो सारे का सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास दो ग्राउंड स्टेट थी, अब हमारे पास दो ग्राउंड स्टेट नहीं है, अब हमारे पास ये वाला सर्कल ऑफ मिनिमा आ जाता है, मिनिमा पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो न्यू जीरो एंड जीरो न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू आप
चूज करके चल सकते हैं। ये जीरो न्यू का केस हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा तो न्यू जीरो हो जाएगा, इसको चेक कर लेना बेटा, मैंने थोड़ा गलत बना दिया था। ठीक है, ये 5 2 लिखा हुआ है, ये 5 1 लिखा हुआ है, इधर 5 1 है, इधर 5 2 है, तो ये जीरो न्यू का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इनमें से कोई भी आप पॉइंट चूज कर लीजिए, सो दैट विल बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैं मान के चलता हूं कि मैंने न्यू एट जीरो का केस चूज किया है, जिसमें 5 1 जो है मेरा 5 1 की मिनिमम वैल्यू जो है न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, एंड 5 2 की जो मिनिमम वैल्यू दैट हैपेंस टू बी जीरो। ठीक है जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो पर्टर्बेटिव टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारी स्पॉन्टेनियसली सिमेट्री ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, ग्राउंड स्टेट क्या है न्यू एंड जीरो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 1 है, तो 5 1 इज इक्वल टू न्यू न्यू प्लस हम इसमें क्या करेंगे पर्टर्बेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग हम फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, पर्टर्बेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट्टा को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, सो द 5 1 कैन बी ट्रीटेड एज फ्लक्चुएशन अबाउट द मीन वैल्यू ग्राउंड स्टेट वैल्यू दैट इज 5 1 मिनिमा, एंड कैन बी ट्रीटेड एज फ्लक्चुएशन अबाउट द 5 2। सो लेट ईटा डिनोट द फ्लक्चुएशन अबाउट द मीन पोजीशन 5 1, एंड जीटा जो है हमारा फ्लक्चुएशन अबाउट द मीन पोजीशन दैट इज 5 2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ईटा एंड जीटा को दोनों को चूज कर रहे थे, तो 5 2 जो है वो किसी न्यू यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा जीटा। तो जो हमारे पास फ्लक्चुएशन है वो ईटा के कॉरस्पॉन्डिंग एंड जीटा के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दीज आर द मिनिमम फ्लक्चुएशन अराउंड द मिनिमम मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। तो टोटल वेव फंक्शन क्या रहेगा, इट विल बी गिवन बाय 5 1 प्लस आयोटा 5 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंड 1 बाय रूट 2, यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। तो दीज आर द पॉइंट, तो देन सब्स्टिट्यूटिंग इट एंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू द लैग्रेंजियन, तो हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग इसकी सारी की सारी वैल्यू वगैरह डाल के हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जो लैग्रेंजियन है हमारे पास क्या है कर्ल म्यू फाई के कॉरस्पॉन्डिंग एंड कर्ल म्यू फाई के कॉरस्पॉन्डिंग आपके जितने भी फैक्टर है, तो ये वाला पार्ट जो हम इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो कर्ल म्यू फाई स्टार जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग योटा के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस साइन आ जाएगा, दूसरे वाले में प्लस रहेगा। अल्टीमेटली हमारे पास सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ऐसे इवॉल्व हो जाएगी, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हमने लास्ट टाइम किया था म्यू स्क्वायर की वैल्यू हम दोबारा इसको इनपुट कर देंगे, उसके वैल्यूज इनपुट करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। तो ईटा वाली टर्म्स मैंने अलग कर ली, जीटा वाली अलग कर ली, जो मिक्स्ड टर्म है उनको मैंने सेपरेट आउट कर दिया। ये वाली टर्म जो है मेरी बेटा कांस्टेंट है, इसको कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखिए आपके पास मास टर्म कहाँ पे आ रही है, मास टर्म कैसी होती है, दैट इज गिवन बाय 1/2 m स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे गेज फील्ड कौन सा है फ्लक्चुएटिंग वाला, दैट इज गिवन बाय ईटा, तो ईटा स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टर्म रहेगी वो मास टर्म देगी। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव जरूरी है, एंड अल्टीमेटली 1/2 लैम्डा इंटू न्यू स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एम स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो बाकी जीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी मास टर्म नहीं है, तो जो ईटा वाला जो फैक्टर है वो मास टर्म देगा, एंड जो मास ऑफ द जीटा है वो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो हमारे पास एक फील्ड का मास अराइज हो जाता है, एक फील्ड का मास यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो वेयर द लास्ट टर्म बीइंग ए कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड इक्वेशंस एंड हेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंस, एंड रिकॉल फॉर द म्यू स्क्वायर लेस देन जीरो, म्यू स्क्वायर इज positive, the Lagrangian in the form does not look symmetric at all, and it has been symmetry has been spontaneously broken by the selection of the particular vacuum state। तो हमने यहाँ पे वैक्यूम स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट चूज कर लिया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिमेट्री ब्रेक हो गई है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, हमारे पास क्या था बेटा 1/2 फैक्टर में शायद डालना भूल गया, तो हम मास ऑफ द ईटा स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो लिखा था यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, इट हैज टू बी -1/2। ठीक है, 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। सो 1/2 इंटू ईटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू न्यू स्क्वायर था, तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू वगैरह निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। म्यू स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो अल्टीमेटली म्यू स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपके पास गेज फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्चुएटिंग फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा। तो स्केलर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मास है। इस सेकंड ब्रैकेट जो है जिसमें जीटा आ रहा था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मास नहीं आएगा, तो नथिंग ऑफ दिस काइंड वाज ऑब्जर्व्ड इन द स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द डिस्क्रीट सिमेट्री। तो ऐसा चीज हमने पहले नहीं देखा था कि हमारे पास एक गेज फील्ड का मास आ गया एक का नहीं आया।
तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं पहले बता देता हूँ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मास नहीं आता उसको हम गोल्ड स्टोन बोसोन बोसोन कहते हैं। गोल्ड स्टोन थ्योरम का ये पार्ट है। तो जैसे ही किसी भी सिमेट्री को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास अगर गोल्ड स्टोन बोसोन आ जाता है या फिर कोई फील्ड आ जाता है जिसका मास नहीं नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसको हम गोल्ड स्टोन थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग वर्णन करते हैं। द थर्ड स्केयर ब्रैकेट डिनोट्स वेरियस, जो तुम्हारे पास तीसरी ब्रैकेट है जिसमें काफी सारी मिक्स्ड टर्म है, वेरियस क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक टर्म्स, क्वार्टिक टर्म्स, इंटरेक्शन। तो हमारे पास काफी जो बाकी जो टर्म बची हैं वो इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी तरह के इंटरेक्शन वर्सेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ईटा क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसे चीटा स्केयर ईटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 वर्टेक्स हो गया, 4 वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो पॉइंट इंटरेक्शन जो है 4 वर्टेक्स वाली भी है, यहाँ पे 3 वाली भी है। तो आपके पास काफी सारी इंटरेक्शन ईटा स्केयर जीटा स्केयर की जो टर्म है वो इसको इंटरप्रेट करेगी, या फिर जीटा 4 वाली टर्म इसको इंटरप्रेट करेगी। दीज आर सेल्फ इंटरेक्टिंग टर्म्स, ये आपकी सेल्फ इंटरेक्शन हो गई। जीटा स्केयर इंटू ईटा हो गया, ईटा 4 हो गया। तो जितने भी सेल्फ इंटरेक्टिंग टर्म्स है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें एक एक थ्योरम चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली है, तो पॉइंट रिक्वायर द पॉइंट गिवन अबव, जिसमें हमारे पास गोल्ड स्टोन बोसोन आ रहा है, मतलब पार्टिकल का मास नहीं है, रिक्वायर्स ए लिटिल मोर इलेबोरेशन। इट इज ओनली इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्टिन्यूस सिमेट्री। तो जैसे हम डिस्क्रीट सिमेट्री को ब्रेक करने की कोशिश की थी हमने कल लास्ट टाइम, तो वहां पे हमारे पास ऐसा कोई फील्ड नहीं आया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, U1 सिमेट्री है, दैट इज ए कॉन्टिन्यूस सिमेट्री। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास मासलेस स्केलर फील्ड आएगा ही आएगा। सो वी गेट ए मासलेस स्केलर फील्ड एंड द क्वांटम ऑफ द फील्ड वुड बी मासलेस स्केलर बोसोन। इट वाज प्रूव्ड बाय जे गोल्डस्टोन। ये गोल्डस्टोन थ्योरम की स्टेटमेंट है बेटा, नोट डाउन कर सकते हैं। तो गोल्डस्टोन के जे गोल्डस्टोन दैट स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सिमेट्री, जिसमें अगर हम सिमेट्री कॉन्टिन्यूस सिमेट्री को ब्रेक करते हैं, ऑलवेज जनरेट वन और मोर मासलेस स्केलर बोसोन्स एंड सच बोसोन्स आर कॉल्ड गोल्डस्टोन बोसोन। तो जैसे ही हम कॉन्टिन्यूस सिमेट्री को ब्रेक करने की बात करेंगे, वहां पे हमेशा ही हमारे पास मासलेस स्केलर फील्ड आने आपके पास स्टार्ट गेज फील्ड आपके पास दिखाई देंगे। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इन दी अबव एग्जांपल हमने जो यूज किया है, एक ईटा था हमारे पास, एक जीटा था। इसका ये मैसिव हो गया, ये मैसिव नहीं हुआ। तो जीटा बोसोन्स आर दी गोल्ड स्टोन बोसोन, इसको रिमूव करना जरूरी है बिकॉज हमारे पास जितने भी फर्मियंस हैं स्टैंडर्ड मॉडल में सारे के सारे मैसिव हैं। तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी थ्योरी में, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा जीटा को। So this is called the removal of the goldstone boson. However, the appearance of the massless field is not a welcome situation. This is not a welcome situation. The spontaneous breaking was supposed to account for the mass of the gauge field of weak interaction, but the process introduces massless scalar boson. तो हमने क्या किया था, हमने सिमेट्री को ब्रेक इसलिए करवाया था कि मासलेस स्केलर मैसिव जो आपके पास पार्टिकल है, गेज फील्ड है, वो मैसिव हो जाए, हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनका मास एक्वायर हो जाए। लेकिन हमारे पास फिर भी सिमेट्री को ब्रेक करवाने के बाद भी मास नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट ए वेलकम सिचुएशन वेयर सच ए बोसोन इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास ऐसा कोई बोसोन नहीं है जो हम नेचर में देख सके। सो देयरफॉर ए मैकेनिज्म हैज टू बी सॉट व्हिच वुड रिमूव द गोल्डस्टोन बोसोन। तो हमें कोई मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस गोल्डस्टोन बोसोन को रिमूव कर पाए। सो द मैकेनिज्म व्हिच कैन रिमूव देम इज कॉल्ड द हिग्स मैकेनिज्म। तो गोल्डस्टोन बोसोन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हिग्स मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है, जिसमें हम लोकल गेज सिमेट्री में जब हिग्स मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास गोल्डस्टोन बोसोन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और पार्टिकल का मास जो है वो क्वायर हो जाता है। मतलब हम जीटा फील्ड को ही रिमूव कर देंगे, ओनली ईटा फील्ड को ही रखेंगे, विच वी विल डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे अब हिग्स मैकेनिज्म की। तो हिग्स मैकेनिज्म क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द U1 लोकल गेज सिमेट्री। तो लोकल गेज सिमेट्री की बात करेंगे अब हम, जो हमारे पास जो अल्फा पैरामीटर है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द अल्फा एक्स। So in order to eliminate the massless gauge field which appears in the continuous U1 global gauge symmetry is broken, then we move to the spontaneous breaking of U1 local gauge symmetry। तो ग्लोबल ब्रेक करके हमने देख लिया, हमारे पास कोई फायदा नहीं हुआ, अब लोकल की तरफ चलते हैं। तो गेज फील्ड से लेग्रांजियन डेंसिटी सेम है जो हमने पहले लिखी थी। अब हमने जो फाई है उसको थोड़ा सा चेक करना है कि हमारे पास जो पहले आ रहा था हम सिंपल ई रेस्ट पर योटा अल्फा लिख रहे थे, साथ में अब हम एक्स भी लिखेंगे बिकॉज ये एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सो कर्ल म्यू जो फाइव प्राइम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम
हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम लोग ग्लोबल से लोकल की तरफ गए थे तो हमारा जो लैग्रांजियन है वो वेरिएंट नहीं रहता। जब अगर हमारा जो पैरामीटर अल्फा है दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो हमारा लैग्रांजियन इनवेरिएंट नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की फॉर्म हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो उसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव का हम नाम देते हैं। तो दिस इज कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो जब हम को डेरिवेटिव को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक गेज फील्ड आ जाती है। ये हमने प्रीवियसली कर चुके हैं कि हम जैसे ही ग्लोबल से लोकल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक गेज फील्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर द केस ऑफ U1 सिमेट्री। तो हम यहाँ पे क्या वे आर दी गेज फील्ड ट्रांसफॉर्म एज प्रीवियसली गिवन। ठीक है, तो गेज फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो है, गेज फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म करता है वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है। तो जो अल्फा पैरामीटर है इसको हम यहाँ पे लेटर ऑन स्टेजेस में भी डील करेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी टर्म भी हमें लगानी पड़ती है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मास मास भी नहीं आएगा। ठीक है, लोकल गैस सिमेट्री के बात के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लैग्रांजियन डेंसिटी है कोवेरिएंट डेरिवेटिव के साथ हमारे पास ऐसी दिखाई देगी, एंड अगर इंक्लूडिंग दी काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है, जो फील्ड टेंसर है। ठीक है, सो इन विच जो हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। सो अगेन वी हैव टू केसेस, बाकी सारे का सारा पोर्शन हमने सेम रख लिया, लैग्रांजियन डेंसिटी सिमिलर सी होगी, सिर्फ कर्ल म्यू को हमने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया डी म्यू के साथ। तो अगेन वी हैव टू केसेस, बाकी सारा पार्ट सेम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं की बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट हो गया। सो म्यू स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लैग्रांजियन डेंसिटी इज ए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक लैग्रांजियन डेंसिटी फॉर ए चार्ज्ड स्केलर पार्टिकल ऑफ मास म्यू विद इंटरेक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द लैम्डा टर्म। तो बाकी सारा पार्ट सेम है बेटा। सो नो मास जनरेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये चीज हमें पहले ही पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होता। सॉरी। फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द U1 लोकल गेज सिमेट्री, अगर लोकल गेज सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, म्यू स्क्वायर हम लेस देन जीरो पुट करके चलते हैं। सो सिमिलरली टू द मेथड अडॉप्टेड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर की बजाय हम कम्प्लेक्स स्केलर फील्ड लेके चलेंगे, दैट इज फाइव वन प्लस अयोटा फाइव टू डिवाइडेड बाय रूट टू के साथ इसको डील करेंगे। बाकी सारा पार्ट एज सच, बाकी ओनली हम फाइव वन की जगह वन फाइव की जगह फाइव वन एंड फाइव टू लिखेंगे, तो दोनों के लिए वन हाफ का फैक्टर एंड वन हाफ का फैक्टर आ जाएगा। फाइव वन स्क्र प्लस फाइव टू स्क्र वो वाला फैक्टर रहेगा जो हमारे पास फील्ड टेंसर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी टर्म हमेशा ही आएगी। तो सिंस दी पोटेंशियल एनर्जी सेम एज इन दी प्रीवियस सेक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं की है हमने, ओनली हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव चाहिए, काइनेटिक पार्ट चेंज किया है। सो मिनिमम ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, बाकी सारा पार्ट हम सेम रखेंगे। तो हमारे पास तब भी सर्कल बन रहा था, अब भी सर्कल बनेगा। तो हम यहाँ पे फिर वही चूज कर रहे हैं कि हमारे पास न्यू एंड जीरो वाला फंडा हम यहाँ पे चूज करेंगे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट यूज कर रहे हैं। सो बाकी सारा पार्ट सिमिलर सा ही रखेंगे। सो जैसे हमने पहले किया था कि हमने फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू लिखा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड फ्लक्चुएटिंग वाला था, अब हमने लिख दिया था ईटा, एंड फाई टू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड था दैट वाज रिटन एज जीटा। तो हमने वैसा ही सिमिलर सा फंडा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो सेम टर्मिनोलॉजी के ऊपर बाकी सारा पार्ट हम यहाँ से ही लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, पहले हमारे पास ओनली कर्ल म्यू था, अब कर्ल म्यू माइनस अयोटा ई इंटू ए ऑफ म्यू है। हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव होने की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स काफी बढ़ जाएंगी। तो जब हम नंबर ऑफ टर्म्स बढ़े डालेंगे सारे के सारे इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ऐसे रिजल्ट बनेंगे। तो हमारे पास लैग्रांजियन डेंसिटी जो है ऐसी आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो गेज फील्ड है ईटा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ईटा स्केयर आ रहा है यहाँ पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन भी है, लैम्डा इंटू न्यू स्केयर भी है। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं वन हाफ एम स्केयर एंड ईटा स्केयर के साथ। तो अल्टीमेटली आपकी मास टर्म यहाँ पे राइज हो जाएगी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास जो जीटा फील्ड है उसका मास अभी तक नहीं आया, अभी तक हम इसमें लटके हुए हैं। बाकी सारे की सारी इंटरेक्शन टर्म है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये फील्ड है, गेज फील्ड है, गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मास यहाँ पे आ गया ए म्यू एंड ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका वन हाफ इंटू ई स्केयर इंटू न्यू स्केयर आ गया। इसको आप कंपेयर कीजिए वन हाफ एम स्केयर ए म्यू एंड ए म्यू के साथ। तो गेज फील्ड जो है दैट हैज बिकम मैसिव, सो मास इज इक्वल टू ई एंड न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी गेज फील्ड का मास आ गया। सो ए म्यू का मास जो है आपके पास यहाँ पे राइज हो चुका है। एंड सिमिलरली जो आपके पास गेज फील्ड के साथ साथ आपके पास ईटा फील्ड है उसका भी आप मास यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का फील्ड मैसिव हो चुका है, गेज फील्ड भी मैसिव हो गया और आपका जो स्केलर पार्टिकल है ईटा वो भी
स्केलर फील्ड है वो भी आपका मैसिव हो गया। तो बाकी सारी इंटरेक्शन टर्म्स है, ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट देगा, बाकी सारे इंटरेक्शन टर्म यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट विद कैसे क्या 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 लिखा हुआ है, गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इसके रियल स्केलर फील्ड ईटा है इसका मास आ चुका है। सेकंड ब्रैकेट टेल्स अस दैट द मासलेस स्केलर फील्ड इज स्टिल देयर, जिसको हमने स्टार्टिंग में बोला था कि स्मॉल सिमेट्री ब्रेकिंग करेंगे लोकल की तो हमारे पास मास आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, तो ये वाली प्रॉब्लम है अभी तक। थर्ड ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड है एम्यू, उसका भी मास आ चुका है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। दी टर्म जो ला इसके साथ जो टर्म आती है ई इंटू न्यू ए म्यू एंड कर्ल म्यू जो जीटा है इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन टर्म दैट वुड बी फाउंड हेल्पफुल इन इलिमिनेटिंग ऑफ द जीटा फील्ड। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके साथ जो ये वाली जो टर्म दे रखी है ये वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम काफी कुछ इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो गेज फील्ड है, गेज फील्ड जो है स्केलर फील्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर फील्ड है इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, एम्यू ट्रांसफॉर्म हो सकता है जीटा फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, या फिर जीटा जो है एम्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज इसको रिफ्लेक्ट करती है। तो इंट्रैक्शन टर्म है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बाकी सारी जो बाकी सारे की सारी जो है वो इंट्रैक्शन टर्म डिफरेंट आ रही है। ठीक है। So various terms in the curly braces also represent the interaction of the eta, zeta and mu field. The last term is a constant and has no significance. So इसको बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास जो analysis of the Lagrangian density points out that the Goldstone boson have not yet been eliminated. तो हमने Goldstone boson जो है उसको यहाँ पे eliminate अभी तक नहीं कर पाए। तो इसको eliminate करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अभी हमने बताया था कि एक important term हमारे पास available है, तो E into न्यू, ये इसका गेज फील्ड का मास हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है ए इंटू म्यू हो गया, एंड कर्ल म्यू जीटा जो है ये आपस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, विच इज रेड एज एन इंटरेक्शन टर्म। दिस इज द टर्म विच इज बाइलिनियर इन द टू डिफरेंट फील्ड्स ए म्यू एंड जीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। द इंटरेक्शन ऑफ सच बाइलिनियर इंटरेक्शन टर्म इज दैट इन सच एन इंटरेक्शन वन फील्ड कन्वर्ट्स इनटू अदर एंड नाइदर वन एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट फील्ड। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो देयरफॉर this these field the bilinear field interaction term would suggest that neither the field nor zeta is independent. When interaction of these two fields take place, mu converts itself into zeta और zeta is converting into mu। तो दोनों ही आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। इंटरेक्शन वर्टेक्स इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस इज इंटरेक्शन वर्क्स, मतलब जो जीटा फील्ड है, जीटा फील्ड एम्यू में ट्रांसफॉर्म होता रहता है एंड एम्यू जीटा में ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो व्हेन सच ए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस द मासलेस गेज फील्ड जीटा वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द लैग्रांजियन डेंसिटी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जीटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ए म्यू में, एंड जीटा को रिमूव करना है तो इसको लिखना पड़ेगा हमें ए म्यू की टर्म में। तो जैसे हम जीटा को ए म्यू की टर्म में लिख देंगे तो अल्टीमेटली जीटा हमारी लैग्रांजियन डेंसिटी से आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोल सकेंगे कि हमारे पास गोल्डस्टोन बोसोन जो है वो रिमूव हो चुका है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दी जीटा वी नोटिस दैट लैग्रांजियन डेंसिटी लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम इसको कैसे लिखते हैं, फाइव इज रिटन एज ई रेज़ बाय यूटा अल्फा इनटू फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हम दो तरीके से इसको लेके चलेंगे। सो ये हमारे पास ई रेज़ बाय यूटा अल्फा एक्स इनटू फाइव हो गया, एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, दूसरा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि फाइव जो है वन बाय रूट टू न्यू प्लस ईटा इंटू प्लस आयोटा जीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न डाउन, एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन को मैं कैसे लिख सकते हैं, न्यू प्लस ईटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ई रेज़ पर आयोटा जीटा डिवाइडेड बाय न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये वाला पार्ट आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इसको करके देख लेना बेटा। provided that only the terms to the lowest order in zeta are retained। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो लोएस्ट ऑर्डर टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग वन प्लस एक्स जो है ई रेज़ पर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। तो जो लड़ती रियल स्केलर फील्ड, अब हम क्या बोल देते हैं, ईटा जो है अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईटा को हम यहाँ पे बोल देते हैं हिग्स फील्ड, इसको हम एच के साथ लिख रहे हैं, एंड जीटा को हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लिख रहे हैं थीटा के साथ। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, न्यू प्लस एच हो गया, पहले यहाँ पे क्या था न्यू प्लस ईटा था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ई रेज़ पर योटा जीटा डिवाइडेड बाय न्यू था, तो अब यहाँ पे अकेला क्या लिख रहे हैं, वन ई रेज़ पर योटा थीटा डिवाइडेड बाय न्यू। तो जीटा को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड ईटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया एच के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइव प्राइम
जो हमारे पास मासलेस गेज फील्ड है, मासलेस फील्ड इज फाइव प्राइम, तो हमारे पास क्या है, अगर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फाइव थीटा प्राइम आ जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू वगैरह नोट डाउन करके इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो सेम फाइव प्राइम इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इनटू दीज इक्वेशंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फाइव प्राइम है दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड लाइक ई रेस्ट पावर यूटा अल्फा ऑफ एक्स इनटू फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन की वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइव की वैल्यू डाल के हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जब आप डालोगे, ई रेस्ट पावर यूटा अल्फा की वैल्यू डालोगे, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो दैट विल बी ई रेस्ट पावर यूटा अल्फा प्लस ई रेस्ट पावर, सॉरी इनटू आ जाएगा ई रेस पर यूटा थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय न्यू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाली प्राइम वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसको क्या करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, दोनों आपके एड अप हो जाएंगे। जो अगर बेस सेम है तो एड अप हो सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे इनको, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। तो आपने रिमूव क्या करना है बेटा, वही नीड टू रिमूव थीटा प्राइम। तो फाइनल रिजल्ट में हम थीटा प्राइम को रिमूव करेंगे, मतलब जीटा प्राइम। तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन जीटा को रिमूव करना है, तो थीटा प्राइम शुड बी जीरो। तो थीटा प्राइम को जीरो पुट कर दीजिए, तो आपके पास अल्फा क्या बच जाएगा, दिस विल बी दी वैल्यू। अगर इस वैल्यू को हम अपने लैग्रांजियन डेंसिटी में इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो है जीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो फाइव विल बी गिवन बाय एक्स, फाइव ऑफ एक्स विल बी रिटन एज ई रेस बाय योटा अल्फा इनटू थीटा ऑफ एक्स। तो अल्फा की वैल्यू जो है ये वाली हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जैसे गेज फील्ड ट्रांसफॉर्म होता है, अल्फा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ठीक है जी, अल्फा की जो वैल्यू है माइनस थीटा बाय न्यू है। अब अल्फा की वैल्यू जैसे हमारा गेज फील्ड ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे अल्फा है, अब पहले हमें अल्फा के बारे में कोई प्रॉपर्टी पता नहीं थी, ओनली पता था कि ये एक वेरिएबल है। तो अब अल्फा की जगह हम इसको क्या कर सकते हैं, थीटा माइनस थीटा बाय न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कर्ल म्यू थीटा आ जाएगा, पहले कर्ल म्यू अल्फा था, एंड ई के साथ क्या आ जाएगा, न्यू का वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो गेज फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगी। So thus we can conclude that when the massless field has disappeared, जैसे ही हमने जीटा को जीटा और थीटा प्राइम को जैसे ही हमने रिमूव कर दिया है, we suggest that complex scalar would be expressed in the field as given by। तो हमारे पास जो स्केलर फील्ड है that will be expressed this by this thing। जो पहले हमारे पास क्या था, जीटा था, अब हमने जीटा को जीरो कर चुके हैं, तो बाकी सारा पार्ट क्या बचेगा, ईटा की बजाय हम यहाँ पे एच लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा पार्ट सिमिलर रहेगा। वेयर एच इज द रियल स्केलर फील्ड एंड इज कॉमनली कॉल्ड द हिग्स फील्ड, इसको हम हिग्स फील्ड का नाम देते हैं। So making the Babbage adjustment of the phi of x by 1 by root 2 nu plus h in the Lagrangian density Higgs mechanism for U1 gas symmetry is completed। तो इसको हम बोलते हैं हिग्स मैकेनिज्म फॉर द ह्यूमन ग्लोबल केस ह्यूमन लोकल केस सिमेट्री। तो जैसे पहले ग्लोबल केस सिमेट्री को ब्रेक किया, अब हमने क्या कर दिया बेटा, लोकल केस सिमेट्री ब्रेक की। लोकल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसमें हिग्स मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया। हिग्स मैकेनिज्म अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि हमारा गोल्डस्टोन बोसोन यहाँ पे जीटा फील्ड जो है, अब उसके हमने रिमूव कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू दी अल्फा फैक्टर। तो हमने गेज फील्ड की जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज अल्टर कर दी, तो हमारे पास गोल्डस्टोन बोसोन खत्म हो गया। गोल्डस्टोन बोसोन खत्म हो गया तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारे पास मासलेस स्केलर फील्ड यहाँ पे नहीं रहेगा। सो लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, फॉर द केस ऑफ SU2 अगर स्पाइनर फील्ड है, तो स्पाइनर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फाई ऑफ एक्स विल बी रिटन एज, जैसे हम स्पाइनर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिखते थे, जो वैसे ही हम यहाँ पे जीरो एंड न्यू प्लस एच ऑफ एक्स लिखेंगे, बिकॉज दूसरा जो फील्ड है वो स्केलर वो जीरो हो गया है। ठीक है, एट द मोमेंट फॉर द U1 केस वी रिप्लेस फाई एंड फाई स्टार बाय द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इन द लैग्रांजियन डेंसिटी टू ऑब्टेन द फाइनल लैग्रांजियन डेंसिटी। तो फाइनल लैग्रांजियन डेंसिटी आपको ऐसी दिखेगी, बाकी सारे जीटा वाले फैक्टर जो है हमारे सारे के सारे रिमूव कर देंगे। सो जीटा को आप लैग्रांजियन डेंसिटी में जीरो पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास ईटा वाला फैक्टर है, ईटा को आप एच पुट कर दीजिए, बाकी सारे फैक्टर आप यहाँ पे एस सच ही रखेंगे, बाकी सारे का सारा रिजल्ट आप इंक्लूड करके चलेंगे। तो हमारे पास हिग्स फील्ड जो है, जिसको हमने पहले ईटा लिखा था, अब उसको हमने एच के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हिग्स फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल का मास क्या आ जाएगा, हिग्स फील्ड हैज गॉट मास, एंड उसके जो मास है इसके इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है। जो गेज फील्ड जो है, गेज फील्ड का भी मास आ चुका है, तो ई इंटू न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग गेज फील्ड जो है यहाँ पे मैसिव हो चुकी है। तो टर्म इन द कर्ली ब्रेसेस नाउ denote the various kind of couplings between the gauge field and Higgs field। तो Higgs field जो है गेज फील्ड के साथ कपल कर रहा है। So physical interpretation of the above mechanism is significant। The massless fields which appeared in the previous section are in fact the oscillations in the parameter that distinguish different vacuum states। In the present case the parameter is the phase
alpha the quanta of theta field are the called the Goldstone bosons. We have made theta prime is equal to 0 by choosing the gauge so that the Goldstone boson has disappeared. तो ये चीज मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है बेटा, बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, 5 मिनट है।